हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पे। और ये आरएसी की ट्रेड की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। तो इससे पीछे क्लास 5 हो चुकी है। 1 2 3 4 5 ये 5 क्लासेस आप कंप्लीट करके फिर आइए, जिससे हमारी और आपकी ट्यूनिंग बढ़िया बन पाए और आपको लगे कि हाँ, ये मास्टर बढ़िया है ना। तो आज क्लास नंबर 6 है, देखते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, तो रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आरएसी की कहीं पे क्लास नहीं है, और जहाँ भी है तो छोटी छोटी क्लासेस, 1-2 क्लासेस दे करके कोर्स बेचा जा रहा है। तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पेड सब्सक्रिप्शन ही लीजिए, आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ में कुछ किताबें मैं सजेस्ट करता रहता हूँ, तो क्लास में बने रहिएगा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चैनल से जुड़ जाइए। और जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, पेड एप्लीकेशन पे पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो आप लोग आरएसी का एएलपी का बैच है, आगे जो भी परीक्षाएं होती रहेंगी उनके लिए बैचेस चलते रहेंगे। अभी फिलहाल एएलपी का चल रहा है, इसकी फ़ीस 699 रुपये है। फीस बहुत ही कम है। इसमें आपको क्लास मिल जाएगी। क्लास ऑब्जेक्टिव तो आपको यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे क्या मिलेगी? डिटेल थ्योरी मिलेगी, फुल कोर्स मिलेगा आपको। उसके साथ में आपको नोट्स मिल जाएगी, जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी लिखित नोट्स मिल जाएगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मैं अवेलेबल करा रहा हूं। तो ट्रेड की दिक्कत खत्म, आप ये समझिए, आपकी ट्रेड के लिए जो समस्याएं बनी हुई थी अभी तक, वो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी डिस्काउंट की बात करें तो RLY है ना 10, ये कूपन कोड आप लगाओगे तो आपको इसमें भी क्या है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टार्ट करें। कंडेंसर चैप्टर चल रहा था, कंडेंसर चैप्टर चल रहा था, तो इसके पीछे की क्लास जरूर देखिएगा। कंडेंसर चैप्टर चल रहा था, कुछ क्वेश्चन कंडेंसर से हो गए थे। मैंने बहुत बेसिक भूमिका भी बताई थी कि कितने प्रकार का कंडेंसर होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, कहाँ स्थान पे लगा होता है, कुल मिला के सारी चीज़ें छोटी छोटी मैंने आपको बताई थी वहाँ पे। आते हैं आज हम लोग अपने सवालों पे डायरेक्ट। जो बीच बीच में डिटेल एक्सप्लेनेशन लगेगा वो मैं बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, चोक्ड कंडेंसर का इसकी कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब चोक्ड कंडेंसर, व्हाट इफेक्ट डज अ चोक्ड कंडेंसर हैव ऑन इट्स फंक्शनिंग। अगर कंडेंसर आपका चोक हो जाए, चोक्ड कंडेंसर का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, धूल कण फंस जाएं। धूल क्या हो, फंस जाए। जब धूल फंस जाएगी तो हवा क्या है, इधर से उधर नहीं जा पाएगी, है ना। ये एयर टाइप कंडेंसर की बात कर रहा है, क्लियर है। तो जब धूल जमा हो गई, उस धूल को आपको क्या करना है, साफ करना है, क्योंकि जब हवा आर पार नहीं होगी तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा नहीं होगा और वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, और पुनः रिसीवर में होते हुए इवापोरेटर में आप नहीं भेज पाएंगे, है ना, क्योंकि कूल करना है, ठंडा हमको रेफ्रिजरेंट भेजना है। तो अगर कंडेंसर आपका चोक्ड हो गया है तो क्या दक्षता में कमी आ जाएगी, क्या दक्षता बढ़ जाती है? ये तो सरासर गलत हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट का प्रवाह बढ़ जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट का प्रवाह घट जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसकी दक्षता क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि एफिशिएंसी क्या है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इसलिए कम हो जाती है कि फिर से आपके इवापोरेटर में ठंडा होकर रेफ्रिजरेंट नहीं जाएगा, रेफ्रिजरेंट गर्म ही रहेगा, तो कितनी हीट वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। और जब हीट एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा तो आपकी सीओपी बराबर आप जानते हैं, है ना, वर्क, है ना, आउटपुट अपान में इनपुट, यानी कि कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर वर्क। अब इस वर्क को आप लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हो। तो क्या हो जाएगा, जब ये घटेगा तो आपकी सीओपी घट जाएगी, है ना, तो एफिशिएंसी क्या है, दक्षता घट जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट की परत का जमना क्या कहलाता है। अब देखिए, जब आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो कंडेंसर में क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अब कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट की परत जम जा रही है। मान के चलिए कि आपके पास शेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर है ना, सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर है, जिसमें बार बार हर जगह पे क्या है, इधर उधर घुमाव है। रेफ्रिजरेंट यहां से चलना शुरू किया और जहां पे मोड़ पे आने के बाद, अब रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से प्योर तो रहेगा नहीं, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां रहती हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमना मोड़ पे शुरू हो जाएगा, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो भी अशुद्धियां रहेंगी। उन अशुद्धियों के हो जाने से क्या होता है कि आपके रेफ्रिजरेंट का प्रवाह जो है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और रेफ्रिजरेंट क्या है, स्लो जाने लगता है। रेफ्रिजरेंट क्या होने लगता है, स्लो होने लगता है। तो ये जो यहाँ पे जम जाती हैं चीज़ें ना, यहाँ पे मोड़ पे जम जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि स्केल का फॉर्मेशन हो गया।
स्केल का फॉर्मेशन हो गया, और ये प्रक्रिया, ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है? स्केलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केलिंग कहलाती है। अब पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है चोक, इसके बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्केलिंग कहलाएगी। लेकिन तीसरे ऑप्शन में डी स्केलिंग दिया हुआ है, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसी स्केल को हटाना, इसकी स्केल को हटाना कैसे? एसिड के द्वारा। एसिड इसमें प्रवाहित करा देंगे आप, यहाँ से वहाँ तक पूरा सर्कुलेट करा देंगे, या कुछ ब्रश भी आते हैं पतले पतले, वहाँ से भी आप साफ करते हैं, लेकिन एसिड जो है वो एफिशिएंट माना जाता है। तो उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? डी स्केलिंग कहते हैं, यानी कि स्केल को साफ करना। साफ करना क्या कहलाता है दोस्त? आपका डी स्केलिंग कहलाता है। फिलहाल यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। व्हाट इज द accumulation ऑफ द लेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट इनसाइड द कंडेंसर इन द रेफ्रिजरेंट सिस्टम कॉल्ड? तो क्या कहलाता है? वो स्केलिंग कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कंडेंसर की डी स्केलिंग की जाती है। वही सवाल फिर से आ गया है। तो एसिड या केमिकल द्वारा सबसे एफिशिएंट होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रश भी आते हैं, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं? डी स्केलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्पंज रबर बाल द्वारा भी जो है आप क्या कर सकते हैं? डी स्केलिंग कर सकते हैं, यानी कि जो स्केल का फॉर्मेशन हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। Descaling of condenser is done in refrigerant system by sponge rubber ball, by acid or chemical, by brush. आगे बढ़े। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दो कथन आपके दिए हुए हैं, कथन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सेल एवं ट्यूब कंडेंसर में, अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझना होगा कि सेल एंड ट्यूब कंडेंसर है क्या, क्योंकि इसके पीछे जो मैंने आपको बताया था वो आपने एयर कंडेंसर हमसे पढ़ा था। तो हमने वहाँ पे बताया था कि एयर कंडेंसर अलग होता है आपका, वाटर कंडेंसर अलग होता है, और इवापोरेटिव कंडेंसर क्या होता है? अलग होता है। फिर एयर कंडेंसर में हमने आपको बताया था कि अगर एयर आप नेचुरल यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक हवा का यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल कन्वेक्शन एयर कंडेंसर बोलते हैं। और अगर आप मैकेनिकल फोर्स दे करके, कोई पंखा लगा करके, कोई ब्लोअर लगा करके अगर कंडेंसर में हवा भेज रहे हैं, तो उसको आप लोग क्या बोलते थे? फोर्स कन्वेक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? फोर्स कन्वेक्शन एयर कंडेंसर, है ना। फिर आपने देखा कि नेचुरल में आपका फिन टाइप आ जाता था, प्लेट टाइप आ जाता था, और बॉडी टाइप आ जाता था। फिर आप देखते थे फोर्स में तो रिमोट टाइप आपका आ जाता था, है ना। उसी प्रकार से जब वाटर में जाएंगे, है ना, आपके पास एयर के आधार पे हमने बांटा था। फिर हमने क्या बताया था कि एक वाटर के आधार पर भी कंडेंसर होता है, जिससे हम लोग पानी से ठंडा करते हैं, और एक आपका इवापोरेटिव कंडेंसर होता है, इवापोरेटिव कंडेंसर। तो इवापोरेटिव कंडेंसर क्या होता है? इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, यानी कि एयर अब प्लस आपका वाटर, इन दोनों को अगर लेकर के आप किसी कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट को ठंडा करते हैं तो वो इवापोरेटिव कंडेंसर कहलाता है। एयर कंडेंसर का क्लासिफिकेशन हमने पीछे यानी क्लास नंबर 5 में चर्चा किया था। प्लेलिस्ट आप देखते हुए सीरियल से आ रहे होंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब वाटर कंडेंसर को फिर से क्लासिफाई किया गया अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग प्रकारों में। जैसे कि वाटर कंडेंसर में आप देखेंगे तो एक आ जाता है आपका शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, है ना, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, शेल एंड ट्यूब। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, शेल एंड ट्यूब हमने लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि शेल एंड ट्यूब वाटर कंडेंसर, इसकी बात कर रहा है। फिर सेकंड नंबर पे आप जाएंगे तो आपके पास आएगा शेल एंड क्वाइल, यानी कि अब यहां पे ट्यूब की जगह पे हमने क्या लगा दिया है? क्वाइल लगा दिया है। तो शेल एंड क्वाइल, शेल एंड क्वाइल कंडेंसर। फिर थर्ड वाला कंडेंसर आपका क्या होता है? आपका डबल पाइप होता है, यानी कि इसमें शेल नहीं होती है, दो पाइपें होती हैं, एक बड़ी व्यास की पाइप होती है, एक छोटी व्यास की पाइप होती है। तो बड़ी वाली व्यास की जो पाइप होती है उसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट बहाते हैं, और नीचे अंदर वाली जो व्यास की पाइप होती है उसमें हम लोग पानी डालते हैं, जिससे क्या होता है? आपका रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल ट्यूब, डबल ट्यूब, डबल ट्यूब। ये क्या होता है? आपका वाटर कंडेंसर होता है। फिर आप वाटर कंडेंसर में शेल एंड ट्यूब में जाएंगे तो फिर दो प्रकार का कंडेंसर निकल के आएगा, निकल के एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा, एक आपका वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब वाटर कंडेंसर, वर्टिकल शेल एंड ट्यूब वाटर कंडेंसर। क्लियर है? शेल एंड क्वाइल वाटर कंडेंसर में सिर्फ एक ही प्रकार का शेल होता है, उसमें क्वाइल लगी होती हैं, ठीक है, उनको घुमा दिया जाता है। बेसिकली ये क्वाइल कॉपर या स्टील की बनी हो सकती है। हालांकि ये सारी चीजें हमको ब्लैंक में बताना चाहिए था, है ना, तो लेकिन समझते चलिएगा शेल एंड क्वाइल। फिर डबल ट्यूब में आप क्या देखेंगे? एक पैरेलल फ्लो डबल ट्यूब,
वाटर कंडेंसर आपको निकल के आएगा, और एक आपका काउंटर फ्लो डबल ट्यूब वाटर कंडेंसर निकल के आएगा। ये क्लासिफिकेशन मैंने एप्लीकेशन में थ्योरी में बढ़िया से बताया, यहाँ से सवाल बनेंगे। तो ये इतनी सी चीज हो गई, ठीक है। अब आते हैं अपने कथन पे। शेल एंड ट्यूब कंडेंसर में अनेक समांतर ट्यूब लगी होती हैं जिनमें रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि शेल एंड ट्यूब जो कंडेंसर होता है उसमें बहुत सारी ट्यूब लगी होती हैं, और उन ट्यूब की जो डायमेंशन होती है वो 20 से 25 mm होती है। 20 से 25 mm की पतली पतली ट्यूब लगी होती हैं, और एक पूरा बंद पात्र होता है जिसको हम लोग शेल कहते हैं, और ट्यूब उसके अंदर बहुत सारी पैरेलल में लगी होती हैं। ठीक है, ये पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा क्या कह रहा है, शेल एंड ट्यूब कंडेंसर में प्रयुक्त ट्यूब स्टील अथवा कॉपर की बनाई जाती है। ये भी कथन क्या है आपका, सही है। ये सारा एक्सप्लेनेशन में मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएंगे। समझ में आ रही चीजें। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो हुआ है वो इसी क्वेश्चन पे हो गया है, तो थोड़ा सा, लेकिन मैंने जो बोला है उसको नोट करिएगा कॉपी में, आपके सारे सवाल यहाँ से हल हो जाएंगे। आगे बढ़ो भाई। निम्न कथनों पर फिर से विचार करवा रहा है आपको। हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब कंडेंसर में प्रयुक्त चालक ट्यूबों की मोटाई कितना होती है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने अभी बताया कि 20 से 25 mm, 20 से 25 mm। अरे पानी को बहने के लिए थोड़ा बहुत डायमेंशन चाहिए। आप 10 से 15 में 5 mm कोई बोल दे तो उसमें क्या वाटर फ्लो कराओगे आप, है ना। और जितना ज़्यादा एरिया रहेगा आपके वाटर का, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वो आपके इवोपरेटर को ठंडा कर पाएगा। तो ये पहला कथन तो भैया हमने नकार दिया, ये है हमारा गलत, क्योंकि अभी हमने पीछे आपको बताया कि आपका कम से कम 20 से 25 mm होना चाहिए, और जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि 10 से 15 mm। आगे हम लोग बढ़े तो हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब कंडेंसर को बंद शेल एवं ट्यूब कंडेंसर भी कहते हैं। ये सही है, क्योंकि जो आपका हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब होता है उसको हम लोग बंद शेल, क्योंकि शेल जो होती है वो आपकी क्लोज होती है, एक बंद पात्र होता है। पीछे मैंने बताया अभी ना कि एक बंद पात्र होता है, उसमें आपकी बहुत सारी ट्यूब पैरेलल में लगी होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला कथन सही, दूसरा पहला कथन गलत, दूसरा सही। तो ढूंढ लीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत है। कथन 2 आपका जो है वो सही है। तो बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट बैठ रहा है। ऐसा कोई कथन हमारे पास नहीं मिल रहा है जिसमें कि 1 को गलत बताया जा रहा है और 2 को सही। तो हमारे पास जो उपयुक्त है वो हमने क्या किया, टिक किया। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब एक चित्र दिखाया गया है, निम्न में से कौन सा कंडेंसर दर्शाया गया है। तो इस कंडेंसर को पहचानिए। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कंडेंसर लगा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, क्षैतिज, क्षैतिज कंडेंसर। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि एक बड़ा सा शेल है ना, एक बड़ी सी सेल है, उसके अंदर पतली 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 ट्यूब है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप कंडेंसर वाटर टाइप का कंडेंसर है, ये तो क्लियर है ना, वाटर टाइप का कंडेंसर है, वाटर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है। अब इस वाटर कूल्ड कंडेंसर में ट्यूब के अंदर क्या बहेगा और शेल के अंदर यानी कि ट्यूब के बाहर बाहर क्या रहेगा। तो हमेशा ट्यूब जो पतली पतली ट्यूब हैं, उन ट्यूब के अंदर आप क्या बहाओगे, पानी बहाओगे। इसके अंदर क्या बहाओगे, पानी। तो ट्यूब के अंदर वाटर है ना, और शेल में आपका रेफ्रिजरेंट रहता है। क्लियर है। तो देखिए ये पूरा शेल हो गया, ये वाटर की ट्यूब हो गई। अब वेपर रेफ्रिजरेंट यहां से है ना, वेपर रेफ्रिजरेंट क्या होगा, यहां से निकलेगा, अंदर करेगा, एंटर करेगा आपके कंप्रेसर से होने के बाद, फिर इनसे टकराएगा। इसमें पानी बह रहा है, इन पानी से टकराएगा, जिससे क्या होगा कि ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड में होने के बाद यहाँ के आउटलेट से क्या होगा, बाहर निकलेगा और रिसीवर में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ इकट्ठा होगा, रिसीवर में जाके। रिसीवर में इकट्ठा होने के बाद जितनी मात्रा में हमको ज़रूरत रहेगी उतनी मात्रा में हम लोग किसके पास भेजेंगे, एक्सपेंशन वाल्व के पास भेजेंगे। उसके बाद कहाँ भेजेंगे, इवापोरेटर में। तो ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल शेल एंड ट्यूब कंडेंसर है, बिल्कुल सही है। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। निम्न में से किस कंडेंसर में जल व वायु दोनों का प्रयोग कूलिंग माध्यम के रूप में किया जाता है। पीछे अभी छोटी सी भूमिका हमने आपको बताई कि एक तो आपके पास एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, एक तो आपके पास क्या होता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है। वाटर कूल्ड कंडेंसर है ना, ये हमने एयर बताया 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब चूंकि ये चैप्टर, ये क्लास हम लोग वाटर कंडेंसर पे कर रहे हैं, तो इसलिए वाटर कंडेंसर को हमने डिटेल में खोला था। एयर कंडेंसर इसके पीछे की क्लास में। इवापोरेटिव कंडेंसर में क्या होता है कि आपकी एयर और वाटर इन दोनों को मिला करके क्या करते हैं हम लोग, ठंडा करते हैं आपके
जो रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे आपका कूलर होता है ना, कूलर आप घर में सब यूज़ करते होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि आप हवा से भी ठंडगी ले रहे हैं और साथ में पानी की भी ठंडगी आपको चाहिए, है ना, मिलती है। तो वही कह रहा है, क्लियर है। तो अब आगे देखिए, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंडेंसर है जिसमें एयर और वाटर दोनों से कूलिंग की जाती है। तो आपको ढूंढ लेना है कि इवापोरेटिव टाइप का कंडेंसर कहाँ है, तो डी ऑप्शन में मिल रहा है। शेल एंड क्वाइल टाइप का कंडेंसर क्या होता है कि सेल एंड ट्यूब जैसा ही होता है। ये एक बड़ा सा शेल होती है एक, और इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी क्या होती हैं आपकी, एक क्वाइल को बहुत सारी ऐसे क्या करते हैं, राउंड शेप में हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। और इसके अंदर ये जो क्वाइल होता है, इसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं, इसके अंदर हम लोग भरते हैं वाटर, है ना। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, शेल के अंदर क्या भरते हैं, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का एक इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है, क्लियर है। जहां से इनलेट होगा, जहां से वहां से आपका वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, आउटलेट जहां से होगा वहां से वो लिक्विड बन के यानी कि कूल करके। रिमोट टाइप कंडेंसर और फिन टाइप कंडेंसर कौन से प्रकार का कंडेंसर है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एयर कूल्ड कंडेंसर है, कल की क्लास देख लीजिएगा। एयर कूल्ड कंडेंसर है। एयर कूल्ड कंडेंसर में आपने जाना था कि आपके पास एक नेचुरल, है ना, नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर था, और एक आपके पास क्या था, फोर्स एयर कूल्ड कंडेंसर। तो ये रिमोट टाइप आपको दिख रहा है, ये फोर्स वाला था, है ना, फोर्स, है ना, ये था, और चेचिस था। और फिन प्लेट बॉडी ये किस में था, आपका नेचुरल में था। क्लियर है। आशा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इवापोरेटिव हो जाएगा। आगे बढ़े। इवापोरेटिव कंडेंसर से क्या लाभ होता है, हवा द्वारा ठंडा होता है, प्राकृतिक हवा द्वारा ठंडा होता है, हवा और पानी दोनों द्वारा ठंडा होता है। ये सवाल ही आपका फालतू का है, यह भी पीछे हमने पढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कूलिंग बाई एयर एंड वाटर। वही स्टेटमेंट बार बार दोहरा रहा है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर इवापोरेटिव कंडेंसर कहाँ लगाना चाहिए। कह रहा है कि अगर आपके पास मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, आपने इवापोरेटिव कंडेंसर देखा होगा कई बार कि बहुत ज़्यादा पानी का छिड़काव किया जा रहा है और वहाँ से वाष्प भी निकल रही। किसी मॉल वॉल के आसपास आपने देखा होगा, बहुत बड़ा प्लांट जहाँ पे रेफ्रिजरेशन का लगाना होता है वहाँ पे होता है। हो सकता है आपने कभी विजिट किया होगा ऐसी जगहों पे जहाँ खूब भारी मात्रा में पानी का छिड़काव हो रहा है तेजी से, और साथ में वहाँ पे भाप भी निकल रही है ना, वेपर भी निकल रही है। तो वो खैर कहाँ पे होता है, आपका पावर प्लांट में होता है। सेम उसी प्रकार से आपका क्या होता है, इवापोरेटिव कंडेंसर होता है, जो कि रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कूल करता है। तो मल्टी स्टोरेज अगर बिल्डिंग है तो सबसे टॉप फ्लोर पे आप क्या रखेंगे, इवापोरेटिव कंडेंसर को रखेंगे। तो ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, सबसे ऊपर के फ्लोर पर, है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। Where should the evaporative condenser be installed on the multi-storage building on the top floor? वाटर कूल्ड कंडेंसर के इनलेट और आउटलेट तापमान के बीच का अंतर कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है यदि डी स्केलिंग की जरूरत है। अगर डी स्केलिंग की जरूरत कब करना है आपको, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जो आपके पास वाटर कूल्ड कंडेंसर है उसका जो एक इनलेट रहेगा पोर्ट, है ना, एक आपके पास क्या रहेगा, आउटलेट पोर्ट रहेगा। इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस, इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस, जैसे मान के चलिए कि इनलेट टेम्परेचर हमारे पास कितना है, इनलेट टेम्परेचर है हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और आउटलेट टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों कम है, आउटलेट का टेम्परेचर हमेशा क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ कूल करने के लिए तो भेज रहे हो आप, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, 10 डिग्री टेम्परेचर का ड्रॉप ये कर पाया। तो ऐसी कंडीशन में अब हमको ज़रूरत है कि अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग डी स्केलिंग करें, है ना, डी स्केलिंग करें, यानी कि जो स्केल का फॉर्मेशन हुआ है, जो ट्यूबें यहाँ पे लगी हुई हैं, इनकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस जो है तगड़ा नहीं बन पा रहा है, यानी कि और अच्छे से रेफ्रिजरेंट को ठंडा नहीं किया जा रहा है। तो कम से कम आपको जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होना चाहिए, डिफरेंस मिलना चाहिए। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक टाइप आपका कंडेंसर दिया हुआ है, एक टाइप आपका क्या दिया हुआ है, कूलिंग माध्यम दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि फिन टाइप कंडेंसर है आपके पास, एक आपके शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है, एक आपके पास इवापोरेटिव कंडेंसर है। तो देखिए एयर कूल्ड कंडेंसर जो था उसमें आपने एन यानी कि नेचुरल और आपने क्या देखा, फोर्स, है ना। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं ना, जिससे सारी चीजें दिखें। अब आपने नेचुरल में क्या देखा था, फिन देखा था, प्लेट देखा था,
और बॉडी टाइप कंडेंसर आपने देखा था, है ना। इसमें आपने क्या देखा था, इसमें आपने देखा था फोर्स वाले में, है ना, रिमोट टाइप कंडेंसर और चेचिस, इसमें हम लोग पूरी पूरी चेचिस पे रखते हैं ना, चेचिस टाइप एयर कंडेंसर। फिर आपने क्या देखा था, वाटर कूल्ड कंडेंसर का अभी हमने क्लासिफाई किया था, जिसमें शेल एंड ट्यूब था, शेल एंड कॉइल था, और तीसरे नंबर पे आपका क्या था, डबल ट्यूब, है ना, यानी कि 2 ट्यूब मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, 2 ट्यूब वाटर कंडेंसर। फिर आपका क्या था, इवापोरेटिव, जिसमें कि आपका वाटर प्लस एयर। अब क्या कह रहा है कि फिन टाइप कंडेंसर, तो फिन टाइप कंडेंसर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो क्लासिफिकेशन में, नेचुरल एयर, तो किसके साथ हो रहा है, ये एयर के साथ हो रहा है, तो फिन का किसके साथ हो जाएगा, फिन टाइप कंडेंसर हो जाएगा 3 नंबर का आंसर। यही क्लासिफिकेशन से बहुत सारे सवाल बनेंगे और पूछे भी जाते हैं। फिर शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर आप ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा, शेल एंड ट्यूब आपको मिलेगा इस सेक्शन में, वो भी वाटर वाले में। तो इसका मतलब शेल एंड ट्यूब का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इवापोरेटिव का आप मिलान करेंगे तो इवापोरेटिव में देखेंगे कि आपका वाटर प्लस एयर दोनों चीजों को मिला करके ठंडा किया जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ये सही हो जाएगा। तो ढूंढ लीजिए, ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 इसमें है और इसमें है, तो ये 2 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे का पहला होना चाहिए, दूसरे का पहला, सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, और सी का 2, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरे दोस्त, सी हो गया। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। निम्न में से तरल रिसीवर का एक उपयोग है, लिक्विड रिसीवर। मैंने आपको बताया कि जब आपका कंडेंसर से निकलता है रेफ्रिजरेंट ठंडा होने के बाद, और वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो उसको हम लोग कहाँ छोड़ते हैं, उसको छोड़ते हैं सबसे पहले रिसीवर में छोड़ते हैं, और रिसीवर में जाकर के इकट्ठा होता है, रिसीवर में जाकर क्या होता है आपका, इकट्ठा होता है आपका रेफ्रिजरेंट। उसके बाद आप कहाँ भेजते हैं, एक्सपेंशन वाल्व में भेजते हैं, और ये कहाँ से आ रहा है आपका, कंडेंसर से आ रहा है। यही चार्ट तो हमने बताया था, कंडेंसर से आया और आपका कहाँ पे आया, रिसीवर, इसको क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे, रिसीवर में आया। तो कह रहा है कि इसका काम क्या है, रिसीवर में क्यों हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले रिसीवर देखिए क्या होता है, रिसीवर का काम करता है, एक स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारा कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट इकट्ठा होके आ गया, लेकिन अभी ज़रूरत ही नहीं है एक्सपेंशन वाल्व को, अभी ज़रूरत ही नहीं है इवापोरेटर को, उसको कम ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेफ्रिजरेंट आपका इकट्ठा हो जाएगा, कोई ना कोई एक स्टोरेज हमको चाहिए पूरी साइकिल में। तो इस आधार पर अगर रिसीवर को हम लोग देखें तो रिसीवर आपके 2 प्रकार से बांटा गया, कौन कौन से प्रकार का, सर्ज टाइप का और एक फ्लो थ्रो टाइप का, है ना, सर्ज और फ्लो थ्रो। अब सर्ज क्या है, सर्ज का जैसे सर्ज टैंक, जो लोग हाइड्रोलिक पढ़ते होंगे, हालांकि मैकेनिकल वाले बहुत कम बच्चे होंगे यहाँ पे, तो सर्ज टैंक आपने देखा होगा कि टरबाइन में लगाया जाता है ना, कि आपका जो पेन स्टॉक है उसको हार्म ना करे, उसके लिए सर्ज टैंक आप लोग लगाते हैं। सेम उसी प्रकार से जो सर्ज टाइप का रिसीवर है, ये पूरी तरह से क्या करता है, आपके स्टोरेज का काम करता है। यानी कि अगर आपको रेफ्रिजरेंट चाहिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टोर करना है, उस कंडीशन में आप सर्ज टाइप रिसीवर का यूज करोगे। और अगर ऐसी कंडीशन में कि लगातार कंडेंसर से आपका निकलता जा रहा है क्या, रेफ्रिजरेंट, और रिसीवर में आने के बाद लगातार उसका जो है आउट गोइंग भी चाहिए, लगातार निकलना भी चाहिए, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लो थ्रो, नाम भी इसका क्या है, फ्लो थ्रो, है ना। अब अंतर क्या होता है, इसको पहचानोगे आप लोग कैसे, जो सर्ज टाइप का रिसीवर होगा उसके इनलेट और आउटलेट पोर्ट एक ही जगह पे होंगे। क्यों एक ही जगह पे होंगे, सबसे ऊपर साइड में, कि जब आपका, क्योंकि इसमें स्टोर करना है, तो आपका रिसीवर से क्या हो जाएगा, रिसीवर में जैसे ही आपका रेफ्रिजरेंट आएगा और तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि रिसीवर ओवरफ्लो ना हो जाए, इसीलिए उसका आउटलेट पोर्ट भी क्या लगाया जाता है, उसी के बगल में लगा दिया जाता है, ऊपर वाली वाल पे, कि पहले आएगा रेफ्रिजरेंट, भरेगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और अगर रिसीवर की अच्छी दक्षता चाहिए आपको तो 85% से ज़्यादा उसको फिल नहीं करना चाहिए, ये भी है, उसको निकाल देना चाहिए बाहर। तो इनलेट और आउटलेट पोर्ट सेम जगह होता है आपका सर्ज टाइप रिसीवर में, और फ्लो थ्रो टाइप में क्या होता है, अलग अलग जगह पे होता है, एक नीचे एक ऊपर, ऐसा होता है। तो तरल रिसीवर का एक उपयोग क्या है, रेफ्रिजरेंट को उच्च दाब में वाष्प में परिवर्तित करना, बिल्कुल नहीं। रेफ्रिजरेंट की नमी हटाना, बिल्कुल नहीं। रेफ्रिजरेंट को संग्रहित करना, बिल्कुल सही। डिस्केलिंग करना, बिल्कुल नहीं।
तो सी ऑप्शन क्या निकल के आया आपका इसमें, सही निकल के आया। क्लियर है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑफ लिक्विड रिसीवर, तो क्या होता है वो, स्टोरिंग रेफ्रिजरेंट। आगे बढ़िए, किस प्रकार के तरल रिसीवर में इनलेट व आउटलेट वाल्व एक से पोर्ट पर कार्य करते हैं, फिर से वही सवाल आया है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिख रहा है यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ। एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर, सर्ज टाइप रिसीवर और फ्लो टाइप रिसीवर। अब कह रहा है कि एयर कूल्ड कंडेंसर, इसमें ब्लोअर का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल भाई होता है ना। ब्लोअर का प्रयोग कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एयर टाइप बोल दिया तो भाई कर सकते हैं। पता नहीं किस टाइप की बात कर रहा है, नेचुरल की बात कर रहा है कि फोर्स की बात कर रहा है, तो हम ऐसा मानेंगे कि एयर कूल्ड कंडेंसर है। और ज़्यादातर यूज़ भी आप एसी में देखोगे भी तो ऊपर कंडेंसर रखा रहता है, तो उसमें फ़ैन लगा रहता है ना। वो फ़ैन कितना होता है, 0.1 से 0.2 HP का फ़ैन या ब्लोअर लगा रहता है। वाटर कूल्ड कंडेंसर आप देखोगे तो इसमें ब्लोअर का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता है ना वाटर कूल्ड कंडेंसर में, क्योंकि यहाँ पे वाटर से आपको क्या किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है। सर्ज टाइप रिसीवर में आउटलेट और इनलेट पोर्ट क्या होते हैं, एक ही होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया। और फ्लो थ्रो में क्या होता है, इनलेट और आउटलेट पोर्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका एकदम मिलान ही तो है, एकदम सीधे सीधा तो है। तो एक का ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। तरल रिसीवर निम्न में से किन दो भागों के मध्य लगाया जाता है। तो रिसीवर कहाँ कहाँ लगता है, सबसे पहले कंडेंसर से आपका रेफ्रिजरेंट, वही फिगर मैंने जो बताया था, कंडेंसर से आपका रेफ्रिजरेंट निकल के आता है किसमें, रिसीवर में। और उसके बाद रिसीवर में से निकलने के बाद आपका कहाँ जाता है, एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। फिर एक्सपेंशन वाल्व से जाने के बाद इवापोरेटर में जाता है। फिर आपका जाता है कहाँ पे, कंप्रेसर में जाता है। और कंप्रेसर में जाने के बाद फिर से कहाँ चला जाता है, आपके कंडेंसर में चला जाता है। यही साइकिल याद रखिए, सारा सवाल बन जाएगा। तो कहाँ लगाते हैं, देखिए रिसीवर है ना, रिसीवर है तो किसके किसके बीच में, कंडेंसर और एक्सपेंशन। ढूंढ लीजिए, एक्सपेंशन और इवापोरेटर नहीं, कंप्रेसर व इवापोरेटर नहीं, कंप्रेसर व कंडेंसर नहीं, कंडेंसर व एक्सपेंशन वाल्व बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो सवाल हो गए हैं खत्म, और कंडेंसर चैप्टर भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो लगभग आधे आधे घंटे की क्लास इसीलिए बन रही है जिससे कि आप लोग देखें और वीडियो की रैंकिंग हमारे बढ़े ना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन देखोगे, फिर आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई के क्लासेस की वीडियो आपकी देखने में मन लगता नहीं है। इसलिए क्लासेस छोटी हैं, कैप्सूल जैसी हैं, शाम को सोते समय एक वीडियो ज़रूर देखें। इसी के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स से, तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये फीस है हमारी, है ना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, ये फीस है, आप फीस पे करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। हाँ, इसमें कुछ डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है, तो RLY10 ये कूपन कोड आप लगा लेना, कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।